नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। न्यूज़ अंडमान 24/7 देख रहे हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। लता जी, लगभग 4-4.5 लाख की आबादी वाले इस छोटे से मगर सुंदर द्वीप समूह के लोगों को अपने आशीष के चंद शब्द कहें। मैं आशीष देने के कहाँ योग्य हूँ, पर मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ। वहाँ के रहने वालों को मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जो वो प्यार मुझे करते हैं वो ऐसा हमेशा ही रखें और उनके आशीर्वाद मुझे मिलते रहें। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। यकीन मानिए, मैं आज अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूं क्योंकि आज मैं जिस शख्स के सामने बैठा हूं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं इन्हें शायद नहीं जानते होंगे, मगर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं वो ज़माना था जब हमारे पास टीवी नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, रेडियो एकमात्र साधन था किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट हो या न्यूज़ हो। उस ज़माने में एक आवाज़ गूंजती थी पूरे पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में, जो हर प्रोग्राम का अनाउंस किया करते थे। अब मेरे इतने बोलने पर और शायद सर को थोड़ा करीब से देखने पर आप लोग पहचान गए होंगे कि मैं जिस शख्स के साथ बैठा हूँ उनका नाम है JS राज, जॉन सेल्वराज इनका पूरा नाम है। एंड 60s से लेकर काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अपनी आवाज़ दी है। वही आवाज़ जिसको हमारे जो माता पिता हैं या उनसे पुराने लोग हैं ज़रूर पहचानते होंगे। जैसे आज भी हम लोग कई ऐसे टीवी एंकर्स हैं जो पुराने समय में पहले दूरदर्शन में आया करते थे या पुराने एडवर्टाइजमेंट से हम उन्हें देखते हैं तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। उसी तरह अगर आज हम आपको एक क्लिप भी सुनाने की कोशिश करेंगे जहां पे पुराने समय में सर जब अनाउंस किया करते थे तो आपकी वो पुरानी यादें भी ज़रूर ताज़ा होगी। जैसा मैंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हम उनसे मिले हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी उनको जाने। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं प्लीज़। आपसे बात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं हृदय से मेरे सामने जो बैठे हुए माइक्रोफोन पकड़कर उनका धन्यवाद करता हूं। आज ऑल इंडिया रेडियो जो बिल्डिंग है वो किसी ज़माने में
चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का बेंगलोर था। ओके। वो एक बार यहाँ से गए कुछ दिन की छुट्टी के लिए, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस लौटे नहीं हैं। ओके। और वो बिल्डिंग एकदम खाली ऐसी ही है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से उसको बहुत ही होशियारी के साथ ताला लगा के रखा हुआ है कि कोई अंदर जा ना सके। तो वही मैं, शर्म की बात होगी, आप लोग शायद मेरा मजाक उड़ाए कि मैं उसी बिल्डिंग के जो मेन गेट था, वो गेट से पूछता हूँ, क्या भाई ये जो इतना घास में मैदान है, घास है, ये घास मैं काट सकता हूँ? क्योंकि मेरे घर में गाय है, लेकिन अंडमान में घास के लिए बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। 2 आदमी आते हैं अंदर से, ऊपर से आते हैं, मेरे सामने खड़ा होता है। जब तक मैं घास का बस्ता उसका को गेट के अंदर रख देता, गेट कीपर को बोलता हूँ, देखो मेरे को तुम्हारे ऑफिसर क्या? वो बोलते हाँ सर, तो इसको ध्यान रखना, और जाता हूँ। तब वो मेरे से पूछते, मिस्टर राज आजकल आप क्या करते हैं? हम बोले सर कुछ नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ स्कूल का, अभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से आया था एक ब्रांच, वो यहाँ में बीए, उसी स्कूल में बीए का ब्रांच खोल दिया था। ऑफिसर लोग जो चेक करके वो बीए का जो सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट मेरे को देते हैं। मिस्टर राज यू आर वेरी वेरी लकी पर्सन। सर वेर दोज पीपल बंगाल पीकर they finished their course, chapter, etc. They have returned back to, because they are not getting good student. When you are doing, that is you are alone only doing your BA. खुश हो जाते हैं, बोले अभी हम लोग, आप तो डेली यहाँ आते हैं ना घास काटने? हम बोले जी हाँ, तो आपको हम लोग बता देंगे, आपको अपने माँ बाप को बता दीजिए, अब आप ये घास काटने का बिजनेस बंद कर देंगे, आप नहीं करेंगे। और इसी बिल्डिंग को अभी हम लोग ऑल इंडिया रेडियो टेलीविज़न सेंटर बना रहे हैं। इसमें मेल वॉइस के लिए, मर्द की आवाज़ के लिए आपको हमने सेलेक्ट कर लिया है। और तो इस तरीके से आपको ये नौकरी, ये जॉब ऑफर हुआ था? कभी सोचा भी होगा, फॉर्म में भी नहीं सोचा था। फीमेल वॉइस के लिए तो सायरा बेगम साउथ पॉइंट की, वो लोग बहुत लड़कियों का आवाज़ टेस्ट करते, आते जाते कुछ, मैं सब बहुत पूछ पाछ के लेके जाते हैं टेस्ट करते, लेकिन सायरा बेगम की आवाज़ उनको बहुत पसंद आ जाती है, तो लेडी वॉइस के लिए उसको चुन लेते हैं। और मैं जो यहाँ घास काटने आता था, मेरे को चुन लेते हैं मेल वॉइस के लिए। राज सर ने अपनी जो बात बताई है कि किस तरीके से उनकी नियुक्ति हुई थी ऑल इंडिया रेडियो में, एक बेहद ही इंटरेस्टिंग वे था जिस तरीके से उन्होंने बताया, और वो सिचुएशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा उस समय में, जब घास काटने के लिए आप जा रहे हो, गुनगुना रहे हो, आप बात कर रहे हो, और वहाँ के ऑफिसर्स जो है वो आपकी आवाज़ को इतना पसंद कर लेते हैं कि आपको सीधा सरकारी नौकरी दे देते हैं। एक मज़ेदार बात क्या मालूम है सर, वो लेके जाते हैं ना मेरे को, एक ऑफिसर लेके जाता है, ऊपर ले जाता है, हम सोचता है क्या हम कुछ गलती किया, घास काटने आता था, ये अफसर लोग से तो पूछा नहीं, खाली गेट कीपर से पूछ के घास काटता है, कहीं मेरे को सजा देने के थे तो नहीं लेके जा रहे ऊपर, चुपचाप एकदम डरा हुआ है। मेरे को तो मेरे माँ बाप खाली दिखाई दे रहे, बाप तो पता नहीं नौकरी से छूटा हुआ आया कि नहीं, मेरी माँ तो परेशान होगी, दरवाज़ा खोल के कि अभी तक लड़का आया नहीं। फिर वो लेके जाके हाथ पकड़ के मेरे को बोलते चप्पल उतारो, हम बोले ये एक मुसीबत है, दिल में सोचता, चप्पल उतार देता हूँ, मेरे पीछे आइए, ये सीढ़ी चढ़िए। वो अफसर सामने सीढ़ी चढ़ता है, मैं भी सीढ़ी चढ़ के अंदर घुस जाता हूँ, अंदर घुस के ये तरह हो जाता है, आप भी आइए, पीछे घूम के बोलते हैं मैं आ रहा हूँ सर, पीछे जाता हूँ, फिर जाके एक दरवाज़ा खोल के वो वहाँ 3 यंग लड़का लोग बैठे रहते, उनका हाथ किसी मशीन में लगा रहता है, तो बोलते हेलो, वो लोग बोलते यस सर, I am taking Mr. J.S. Raj in the music and drama studio. Whatever we will talk, I will ask him. He is giving reply. Carefully, you record it. And in control room also, let them also listen and record
go and tell them to control room engineers. जब उनकी आवाज़ को पसंद कर ली गई थी तो उनको कहा गया कि अफसर से मिलाने के लिए उनको अंदर लेके गए थे, तो सर काफ़ी नर्वस हो गए थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर उन्हें अंदर क्यों बुलाया जा रहा है। जैसे सर कह रहे हैं कि वो तो घास काटते थे, शायद उस वजह से नाराज़ होकर उनको डांटने या कहने के लिए उनको बुलाया जा रहा है, मगर वहाँ बात कुछ और ही थी। जैसा अभी राज सर ने बताया कि वहाँ उनकी वॉइस टेस्टिंग के लिए उनको रिकॉर्डिंग रूम पर लेके जाया गया और फिर उसके बाद उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। एंड जैसा हमने कहा आपको और सूत्रों से भी हमें पता चला कि लगभग 2 दशक तक उन्होंने अपनी आवाज़ दी अंडमान निकोबार में ऑल इंडिया रेडियो में। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसा रहा आपका वो सफ़र, आपको वो जो 20-25 साल आपने जब ये ऑल इंडिया रेडियो में अपनी आवाज़ देते थे उस बारे में थोड़ा बताइए। जी, सफ़र तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि कभी ऐसा तो नहीं था कि आदमी काम करके थक जाता हो या वो सब नहीं, खाली क्या है माइक्रोफोन के सामने बात करना, सुनना, ये प्रोग्राम सुनिए, ये प्रोग्राम सुनिए। जब मैं अपनी तरफ से कुछ आइडिया लगाता हूँ, सब पॉइंट लिख के फिर ऑफिसर लोग को बता देता हूँ, ये सब मेरा आइडिया सर, ये प्रोग्राम ऐसा बना सकते, वो लोग एकदम खुश हो जाते हैं। मिस्टर राज, यू हैव गॉट अ वेरी गुड माइंड, व्हाट आइडिया you write the script, what you have thought. कुछ उस समय का कुछ एक अनाउंसमेंट सुनाइए प्लीज़। ये आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर है, मीडियम वेव 438.5 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 5:59 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है। तमिल समुदाय होने के बावजूद भी आपका जो उच्चारण है बोलने का वो काफ़ी स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, साथ ही आपका जो वोकैबुलरी है वो भी आपकी बहुत अच्छी है। क्या ये वजह थी आपके सिलेक्शन की या सिर्फ आवाज़ अच्छी होने की वजह से आपको सेलेक्ट किया? ये सभी कारण था। ऑल इंडिया रेडियो में भी फिर आपको लिख के दिया जाता था कि ऐसे ऐसे बोलना है? खुद का लिख के। ओके। वो किसी को लिख के नहीं देते थे। इतने बरसों तक आपने ऑल इंडिया रेडियो में अपनी आवाज़ दी है, अपनी सेवा दी है, तो क्या आपको कभी भारत सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन से पुरस्कारित किया गया, सम्मानित किया गया है? हाँ हाँ, अच्छा। 5 बार अवार्ड ले चुका हूँ ना। आकाशवाणी एनुअल अवार्ड। ये प्रोग्राम का अनाउंसमेंट मैंने कैसे किया, ये प्रोग्राम को खुद लिख के तैयारी करके उनको ताजुब हो जाता था, बताओ एक मद्रासी लड़का हिंदी कितनी अच्छी हिंदी लिखता है, उतना ही अच्छा हिंदी बोलता है, क्या खूबसूरत उच्चारण है। बस इसी तरह करके। अभी आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कारित किया गया? जी हाँ, न्यू दिल्ली जाना पड़ा, वहाँ जाके मुझे नेशनल अवार्ड दिया गया और लाइफ सर्टिफिकेट अलग दिया गया। इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो में मेरे को बहुत इज्जत, बहुत प्यार मिलता था। मैंने सुना है कि आपने लता मंगेशकर जी का भी इंटरव्यू लिया था। हेलो। लता जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं रमेश अग्रवाल, स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार से बोल रहा हूँ। आप सबसे पहले हम बधाई देना चाहते हैं आपको भारत रत्न के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे यहाँ के जो उप राज्यपाल जी हैं उन्होंने भी मुझे कहा है अपनी ओर से बधाई देने के लिए। अच्छा लता जी, एक हमारे यहाँ के बहुत वरिष्ठ अनाउंसर हैं, करीब जब से यहाँ पर आकाशवाणी का केंद्र खुला है 1963 से, वो अपने कार्यक्रम के लिए आपसे बात करना चाहेंगे। मैं उनको माइक दे रहा हूँ। जी जी। लता जी, मैं JS राज, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के आकाशवाणी स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी और इन द्वीपवासियों की ओर से आपको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने के लिए बधाई देता हूं और अनेकों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लता जी, हाँ। मैं बचपन से ही आपका प्रशंसक रहा हूं और आपके गाने ही गुनगुनाया करता था और आकाशवाणी के माध्यम से आपके गाने को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का मौका मिला और उन्हें प्रसारित करने का भी मौका मिला। इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करूं या आकाशवाणी को, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लता जी, मैं आपकी आभारी हूँ जो आप इतना सुन के मुझे कह रहे हैं। नहीं, विशेषकर देखिए सम्मानित होने के लिए तो खुद ये द्वीपवासी गौरवान्वित हुए हैं। लता जी, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा
कि आप अपने जीवन के उस पहले हिंदी फिल्म गीत के बारे में बताएं जिसे गाने का आपको अवसर मिला, और आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई उस पहले गीत को गाते हुए? फिल्म में तो मैं आई हूँ 1942 में जी, सितंबर में। उससे पहले आप शायद जानते होंगे, मेरे पिताजी तो बहुत बड़े गायक थे और उनकी ड्रामा कंपनी थी। तो मैं बचपन से, मतलब 4 या 5 साल की थी मैं, तब से उनसे थोड़ा थोड़ा सीखती थी क्लासिकल म्यूजिक। और मैं जब 9 साल की थी तब मैंने उनके साथ प्रोग्राम किया था जी, मतलब शास्त्रीय संगीत का। और तब से मैं गाती थी, स्टेज पे भी गाती थी उनके साथ। पर उनके देहांत के बाद मुझे फिल्मों में आना पड़ा। और पहले मैं आई तो एक बाल कलाकार के रूप में मैंने इसमें अपना पहला कदम रखा इंडस्ट्री में जी। और फिल्म इंडस्ट्री में मैं पहले कुछ साल 5 या 6 साल में काम करती थी, छोटे छोटे बच्चों के रोल वगैरह, हीरोइन की बहन का या कुछ इस तरह के जी। और फिर 1947 में मैंने प्लेबैक लेना शुरू किया। वहाँ से मैं उस वक्त मेरे सामने तो सिर्फ उस वक्त यही था कि हम 5 भाई बहन और मेरी माँ, इतने हम लोग थे। उनको किसी तरह मतलब घर चलाना, यही मेरा उस वक्त लक्ष्य था और मैंने शुरू किया। जब चारों ओर रेडियो में आपके गाने प्रसारित होने लगे और फिल्मों में भी वो गाने खूब चले, तब आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, पर इस तरफ मेरा कभी ऐसे ध्यान ही नहीं गया कि मैं कोई बहुत बड़ी सिंगर हो रही हूँ या जो कुछ भी आप कहिएगा, ऐसा कभी सोचा ही नहीं मैंने। मेरा तो एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह मुझे मतलब काम करना है और बहुत जितना कर सकती हूँ उतना करना चाहिए, यही रहा। इसलिए तो आज भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं बहुत बड़ी सिंगर हूँ। लता जी, ये तो आपका जरूर है कि मुझे भगवान की बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर और मेरी माता जी, पिताजी, इनके आशीर्वाद, जिसकी वजह से मुझे शायद मैं डिजर्व भी नहीं करती हूँ इतना नाम मिला। और आज भी लोग मुझे पसंद करते हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। और जो संगीत को पसंद मेरे करते हैं, उस जनता की भी मैं बहुत आभारी हूँ। जिन्होंने आज तक मुझे इस जगह पे लाके रखा है, उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो सुनने वालों का है। लता जी, उससे पहले गीत के बारे में बताइए ना, जो आपने गाया था। पहला गीत तो मैंने वो गाया था जो मैंने काम ही किया था ना फिल्म में। अच्छा। वो तो उस वक्त तो मुझे ऐसा मैंने आपको जो बताया वो सही है कि एक ही दिमाग में बात थी कि गाना है और अच्छी तरह से गाना है। और स्ट्रगल तो मुझे करना पड़ा। जब प्लेबैक देना शुरू किया जी, तब मुझे काफी मतलब भाग दौड़ करनी पड़ी। लता जी, हाँ, अपने जीवन के कुछ रोचक क्षण के बारे में बताइए, जब किसी गीत को गाते समय आपके साथ घटी हो, उन खट्टी मीठी यादों के बारे में, अनुभव के बारे में। वैसे तो बहुत सारी हैं, पर कहना मुश्किल है कि कौन सा गीत था या, पर सबसे अच्छा लगा था जब मैंने आएगा आने वाला गाया। और वो गीत मुझे भी अच्छा लगा था। और जब रिकॉर्डिंग हो रही थी जी, तब बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है, माछी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है, माछी बगैर नैया
लता जी, लगभग 4-4.5 लाख की आबादी वाले इस छोटे से मगर सुंदर द्वीप समूह के लोगों को अपने आशीष के चंद शब्द कहें। मैं आशीष देने के कहाँ योग्य हूँ, पर मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ। वहाँ के रहने वालों को मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जो वो प्यार मुझे करते हैं वो ऐसा हमेशा ही रखें और उनके आशीर्वाद मुझे मिलते रहें। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये तो मेरा सौभाग्य है। कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे लता मंगेशकर के साथ आमने सामने बैठकर बात करना में का मौका मिलेगा करके। यहाँ पोर्ट ब्लेयर के ऑल इंडिया रेडियो में हुआ था या दिल्ली में? नहीं, पोर्ट ब्लेयर। ओके। पोर्ट ब्लेयर के ऑल इंडिया रेडियो, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में लता मंगेशकर को बुलाया गया था। वो आती हैं तब मुझे उनसे इंटरव्यू लेने का मौका दिया जाता है। बस इतना याद है कि क्या बोलते हैं, लता मंगेशकर से इंटरव्यू लेने का मौका मिला जब रेडियो स्टेशन खुल के मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गया होता है। सर, थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए कि आपकी शादी कब हुई? 1971 सितंबर। और श्रीमती कोनोदे के पीछे बैठी है। आपके कितने बच्चे हैं सर? 3। ओके। सबसे बड़ी बेटी विनीता, वो नॉर्थ अमेरिका वाशिंगटन में, वहाँ वो अपने हस्बैंड और एक बेटा रहता उनका, 3 के संग वहाँ रहती है। फिर उसका बाद दूसरा नंबर बेटा, वो अपना माँ को मना कर देता, मुझे नौकरी पोकरी वो सब वो नहीं करना, मैं जहाज़ में नौकरी करूँगा। तीसरा बेटा सेंट्रल अमेरिका वहाँ करता था। अभी राज सर क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं, अभी ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि पेंशनर हो गया हूँ। तनख्वाह तो 38,000 मिलता था। हमने सुना है कि आवाज़ के साथ साथ एक और कला आपके अंदर में है कि आप स्कल्प्टर भी थे, आप मूर्तियाँ बनाते थे। इस बारे में थोड़ा बताइए। मूर्तियाँ बनाते, जो मूर्ति बनाने के लिए लोग वहाँ के इंचार्ज वो होते थे, मेरे पापा वो करते थे, जो बनाते थे, जो लोग बुलाते थे। मेरे पापा के बाद फिर वो जिम्मेवारी कौन लेगा? फिर मेरे से रिक्वेस्ट करते, सर बाप का असर तो बेटा को होता ही है। पहले समय में जब रामलीला होता था तो आप नाटक वगैरह लिखते थे और वो करवाते भी थे? हाँ, लिखता था जब मेरे को मालूम होता था कि भाई अभी इनको नाटक की ज़रूरत होगी। रिटायरमेंट के बाद लाइफ कैसी है आपकी? जी बहुत आराम से, अब तो फिक्र नहीं है जी, आराम से चल रहा है। आप कहाँ रहते हो, या अंडमान में रहते हो या मेनलैंड में? अभी तो चेन्नई ताम्रम जी, वहाँ सेटल हो गए, अपना घर बार सब मेरी। हम पूरे दिल से आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल के लिए चंद शब्द कहें हमें आशीर्वाद के तौर पे प्लीज़। न्यूज़ अंडमान 24/7 देख रहे हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। आप लोग खूब तरक्की करें, आगे बढ़ते रहे जीवन में। थैंक यू सो मच सर। तो दर्शकों, जिस तरीके से आपने अभी देखा, हमारे साथ थे JS राज जी, जॉन सेल्वा राज जी, जो जैसा मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा कि हमारे ऑल इंडिया रेडियो के सबसे पहले अनाउंसर हैं। ये 2 जून 1963 में जब अंडमान निकोबार में पहला अनाउंसमेंट हुआ था ऑल इंडिया रेडियो में, तो वो इन्हीं की आवाज़ थी। ये हम सब के लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि आज इस डिजिटल के ज़माने में हमें वो मौका मिल रहा है कि हम उन पुराने लोगों को देख सकें। अपनी जो हमारी जो पीढ़ी है, जो उस समय के लोगों को भूल चुके हैं, उनको हम दोबारा रिफ़्रेश उनके माइंड में कर सकें। जब भी हम हमारे चैनल में हम ऐसा कोई भी प्रोग्राम दिखाते हैं तो हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जब लोग कहते हैं कि आपका चैनल के माध्यम से हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखी है जो 70 और 80 के ज़माने में हुआ करती थी। जैसे अभी 15 अगस्त में हमने पूरे अंडमान निकोबार की बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स दिखाए थे, तो हमें कई लोगों ने फ़ोन करके धन्यवाद किया था एंड अपनी खुशी जताई थी, जिससे हमें भी काफ़ी खुशी हुई। हमारी चैनल की ये कोशिश रहती है कि ऐसे कई अनसंग हीरोज़ हैं जिन्हें लोग भूल चुके हैं, और हमारी जो नई पीढ़ी है जो इनके बारे में जानते तक नहीं, हम चाहते हैं कि वे भी इन्हें ज़रूर जानें। अगर अंडमान निकोबार में कभी ये सवाल आ गया कि अंडमान निकोबार में ऑल इंडिया रेडियो के पहले अनाउंसर कौन थे, तो ये आप लोगों को अब पता चल चुका है कि उनका नाम है JS राज जी, जॉन सेल्वा राज जी।
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारे अंडमान निकोबार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है अलग अलग फील्ड में, मगर किन्हीं कारणवश हम उन्हें भूल चुके हैं। लेकिन हमारे चैनल की ये कोशिश रहेगी कि हम उन लोगों को ढूंढें और आप सबके सामने प्रस्तुत करें, ताकि उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है उन्हीं की बदौलत है जो आज हमारा अंडमान निकोबार कई चीज़ों में उभरा भी है। हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे अगले एपिसोड के लिए, जहां पे हम कोशिश करेंगे कि हम अंडमान निकोबार कैसे नामचीन लोग जिनको हम भुला चुके हैं उनके बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे पाएँ। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।